हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी हिस्ट्री मेजर पेपर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स जो आपको बाकी रह गया था, जैसे कि भारत में तुर्क शासन की स्थापना बता दिए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के बारे में बता चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बता चुके थे। धर्म संस्कृति के बारे में भी बता चुके थे। बाबर विजेता साम्राज्य निर्माता के रूप में था, वो भी बता चुके हैं। हुमायूं के प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं को भी बताए थे। और लास्ट वीडियो में बता चुके थे शेरशाह के प्रारंभिक जीवन, विजय एवं प्रशासन के बारे में। तो इस वीडियो में क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, तो नीति के बारे में बताएंगे, जैसे अकबर की धार्मिक नीति, राजपूत नीति, जहांगीर के चरित्र, नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव, और बाकी एशियाई नीति रह जाएगा स्टूडेंट्स। फिर औरंगजेब का दक्षिणी नीति और धार्मिक नीति रहेगा। ठीक है, औरंगजेब को क्यों अन्य मुगल बादशाहों से अलग माना जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगेगा सुन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोग को, और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग को मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के बारे में बताएंगे कि इतना सुंदर जब था ही मुगल साम्राज्य के शासक, तो उनका विघटन क्यों हो गया। ठीक है, उन आगे क्यों नहीं चला, तो इसके बारे में। फिर मराठा राज्य की स्थापना के बारे में बताएंगे कि कैसे स्थापित हुआ। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन, विजयों एवं प्रशासनों के बारे में बताएंगे। और आपका जो होगा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखना है पूरा शांत चित्त मन के साथ। ठीक है, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे सेमेस्टर्स का, सारे यूजी पीजी सारे सेमेस्टर का, सारे मेजर कॉमन का सारा यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर में। जैसे कि नीति है, सबसे पहले आप लोग को नीति समझना है कि नीति कहते किसको हैं। ठीक है, नीति का अर्थ हो गया नियम, यानी कि एक प्रकार का नियम जो उसके साम्राज्य में था। ठीक है, जिस नियम से वो अपने साम्राज्य को चलाता होगा उसको क्या कहते हैं, नीति कहते हैं। जैसे कि अकबर था, अकबर का धार्मिक नीति क्या था, यानी कि धर्म के प्रति क्या नीति था, क्या कुछ लिया जाता था, जजिया वगैरह कर लिया जाता था क्या, उसके बारे में। अब देखिए राजपूत नीति, तो इनके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले धार्मिक नीति देखते हैं। अकबर जो था पहला सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। ये जो अकबर था पहला सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में थोड़ा क्रमिक विकास दिखा, मतलब बढ़िया दिखा। ठीक है, उसके इस विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसके जो धार्मिक विकास है उसके 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। तो देखते हैं प्रथम काल 1556 से 1575 ईस्वी है। इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। मतलब पहला चरण में क्या था कि इस्लाम धर्म का बहुत ही ज़्यादा कट्टर अनुयायी था, जहां उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मुल्ला मौलवियों का आदर करना, जैसे उसके मुख्य इस्लामी कृत्य थे। ये प्रथम काल में है। ठीक है, अब द्वितीय काल में क्या हुआ, इसमें 1575 से 1582 ईस्वी में अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। 1575 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। उसने 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। उसने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अगस्त सितंबर 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। महजरनामा जो था एक तरह का मतलब कि घोषणा करता था सबको। ठीक है, कि क्या कुछ नियम कानून रहेंगे इसके बारे में। महजरनामा का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। उलेमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित कर विवादास्पद कानूनी मामले पर आवश्यकता अनुसार निर्णय का अधिकार दिया। यहाँ तक जो वो इस्लाम को ही मतलब कि वरीयता देते रहे हैं। और तृतीय काल में देखते हैं क्या होता है। 1582 से 1605 ईस्वी में, इस काल में अकबर पूर्ण रूपेण दीन इलाही में अनुरक्त हो गए हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म में उसकी निष्ठा कम हो गई है। मतलब तृतीय काल में उनका जो है इस्लाम धर्म के प्रति थोड़ा निष्ठा कम हो गया है। ठीक है, हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। इबादत खाने के प्रारंभिक दिनों में शेख, पीर, उलेमा ही यहाँ धार्मिक वार्ता हेतु उपस्थित होते थे, परंतु कालांतर में अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई, जरथुस्त्रवादी, हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, सूफी आदि को इबादत खाने में अपने अपने धर्म के पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इबादत खाने में होने वाले धार्मिक विवादों में अबुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जैसे कि आप लोग बताए थे, नहीं भी बताया तो आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि अकबर का जो था नवरत्न होते थे। ठीक है, उनमें से एक अबुल फजल भी महत्वपूर्ण होते थे। अब देखते हैं आगे इनका राजपूत नीति क्या है।
अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यह समझ लिया था कि राजपूतों के सहयोग से साम्राज्य को स्थिरता प्राप्त होगी। इनको पता चल गया कि जो राजपूत का जो है सहयोग, उसी के वजह से हम जो मेरा साम्राज्य वो स्थिरता प्राप्त करेगा। अकबर ने राजपूतों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अपने अधीन राजपूत राजाओं से उसने आदर व्यवहार किया और उनका धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, और उसने राज्य के उच्च पदों पर राजपूतों को नियुक्त किया। अकबर की इस नीति का प्रभाव कुछ राजपूत राजाओं पर पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो राजपूतों को एक प्रकार से मतलब अच्छे दिखे। ठीक है, कि अच्छा काम किया जा रहा है। सो अब देखिए परिणाम क्या हुआ। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों का मुगलों से संबंध सौहार्दपूर्ण हो गए, जिससे राजपूतों को निरंतर युद्धों से मुक्ति मिली और वहाँ शांति की स्थापना होगी। यानी दोनों तरफ शांति हो गया। जब अकबर को कहीं लड़ने नहीं जाना, मतलब जाने के लिए कुछ रहा, और ना ही राजपूत वाले कहीं लड़ने जा रहे थे, क्योंकि दोनों मित्रता का हाथ बढ़ा लिया। दो ही लड़ते थे और दोनों ही मित्रता का हाथ बढ़ा लिए, तो बहुत ही बढ़िया बात हुआ। ठीक है, अब दूसरा नंबर में देखते हैं, इस नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस नीति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजपूतों पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। धीरे धीरे उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हो गई। राजनीतिक एकता की स्थापना हो गई। ठीक है, इस नीति द्वारा अकबर को बहुत लाभ हुआ, और अकबर को तो लाभ होगा ही, क्यों नहीं होगा। जैसे कि हुआ, जैसे बहुत सा एक युद्ध में बहुत सारे सेना मारे जाते होंगे, बहुत सारे सेना का मतलब बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता होगा। ठीक है, बहुत सारे हथियारों का नुकसान होता होगा, वो सारा तो बचत हुआ होगा। अब देखिए बिना किसी परेशानी व खर्च के राजपूतों की विशाल एवं शक्तिशाली सेना उसके अधीन हो गई। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर में, इस नीति से राजपूत राजाओं को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का उचित अवसर भी मिला। राजपूत राजा जो थे उनका योग्यता का अच्छा अवसर मिला। ठीक है, प्रस्तुत करने का, दिखाने का। अब देखिए जहांगीर जो है अकबर के बाद है। ठीक, चरित्र, इनके चरित्र के बारे में देखते हैं कि इनका चरित्र कैसा था, मतलब कि इनका भाव कैसा था, स्त्रियों के प्रति किस प्रकार का चरित्र था, समाज के प्रति क्या था, कैसा था चरित्र, और अन्य धार्मिक चरित्र कैसा था इनका। ठीक है, नूरजहाँ की भूमिका एवं प्रभाव, नूरजहाँ की क्या भूमिका रही होगी इनके सामने, वो सारा कुछ। अब देखिए जहांगीर अकबर का सबसे बड़ा बेटा जहांगीर बिना किसी कठिनाई के तख्त पर बैठा, क्योंकि ये अकबर का बेटा था। ठीक है, सभी छोटे भाई अकबर के जीवन काल में अत्यधिक शराब नोशी के कारण मर चुके थे मतलब। ठीक है, लेकिन जहांगीर के तख्त पर बैठने के कुछ ही समय बाद उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जो जहांगीर थे उसके जो बड़ा बेटा था वो भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, सत्ता के लिए पिता पुत्र में खींचतान उन दिनों कोई असामान्य बात नहीं थी। स्वयं जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था और साम्राज्य को का कुछ समय तक अस्त व्यस्त रखा था, लेकिन खुसरो का विद्रोह बहुत दिनों तक नहीं चला। लाहौर के पास एक लड़ाई में जहांगीर ने उसे हरा दिया। कुछ ही समय बाद उसे गिरफ्तार करके कैद डाल दिया गया। ठीक, अपने ही बेटा को। हम देख चुके हैं कि जहांगीर ने कैसे मेवाड़ के साथ टकराव को समाप्त किया, जो 4 दशकों से चला आ रहा था। उसे दक्कन में मलिक अंबर के साथ भी टकराना पड़ा, जो अकबर के बंदोबस्त को मानने के लिए तैयार न था। तो जो है स्टूडेंट्स मेवाड़ तरफ का, वो भी जो है सो इनसे टकराव होता है इनसे। ठीक है, जहांगीर से पूर्व में भी टकराव था। हालांकि अकबर ने इस क्षेत्र में अफगानों की कमर तोड़ दी थी। पर पूर्वी बंगाल के विभिन्न भागों में अफगान सरदार अभी भी शक्तिशाली थे। उन्हें अनेक हिंदू राजाओं का समर्थन प्राप्त था, मसलन जयसोर, कामरूप, पूर्वी असम, कछार आदि के राजाओं का। अपने शासन के अंतिम दिनों में अकबर ने बंगाल के सूबेदार राजा मान सिंह को दरबार में वापस बुला लिया था, और उसके वहां न होने पर अफगान सरदार उस्मान खान और दूसरों को बगावत का अवसर मिल गया था। जहांगीर ने कुछ समय के लिए राजा मान सिंह को फिर वहां भेजा, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। जो मान सिंह था उन्हीं के तरफ से था। क्यों था? क्योंकि राजपूतों से भी तो मित्रता कर चुका था ना, इसीलिए। अब देखिए क्या होता है आगे। जहांगीर ने कुछ समय के लिए राजा मान सिंह को फिर भेजा, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पोते इस्लाम खान को बंगाल में नियुक्त किया। शेख सलीम मुगलों के संरक्षक संत थे।
आयु में कम होते हुए भी इस्लाम खान ने उत्साह और दूरदृष्टि के साथ स्थिति को संभाला। उसने जयशोर के राजा समेत अनेक जमींदारों को अपनी ओर खींच लिया तथा विद्रोहियों से निपटने के लिए ढाका को अपना मुख्यालय बनाया, जिसकी रणनीतिक स्थिति थी। क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए सूबे की राजधानी जल्द ही राजमहल की जगह ढाका को बना दिया गया और उसका तेजी से विकास होने लगा। इस्लाम खान ने पहले अपना ध्यान सोनार गांव की विजय पर लगाया, जो मूसा खान और उसके सहयोगियों के नियंत्रण में था और जिन्हें 12 था। ठीक है, 3 वर्ष के अभियान के बाद सोनार गांव हाथ में आ ही गया। धीरे धीरे तो वहाँ का जो ढाका में ये अपना राजनीतिक स्थिति जमा लिए। ठीक है, और वहाँ का जितने भी गांव वगैरह मिले, क्षेत्र वगैरह मिले, साम्राज्य वगैरह मिले, सबको हथियाना शुरू कर दिए, जिनमें से एक सोनार गांव भी था। जल्द ही मूसा खान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे बंदी रूप में दरबार में भेज दिया गया। जो मूसा खान था उसका भी यही हाल हो गया। ठीक है, फिर उस्मान खान की बारी आई और एक भयानक युद्ध में उसकी हार हुई। अफगान प्रतिरोध की कमर टूट गई और जल्द ही दूसरे विद्रोहियों ने समर्पण कर दिया। जैसर और कामरूप के रजवाड़ों का मतलब कि इनके सामने जो भी आते थे मान सिंह के सामने उनका मतलब बंदी बना लेता था। ठीक है, ये जो मान सिंह स्टूडेंट्स ऐसा जैसे लग रहा है कि मतलब कि जो थे जहांगीर वगैरह, ठीक है, उनसे ये मित्रता तोड़ दिए होंगे और जो है सो ये अपना एक अलग ही स्थापना करने के प्रति ये उत्साहित होंगे। ठीक है, जिनके कारण बहुत सारे जो जैसे कि इस्लाम खान हो गए, फिर और कुछ हो गए जैसे कि इस्लाम के खान के बाद मूसा खान, उनको मतलब कि आत्मसमर्पण करने को बाध्य कर दिया। ठीक है, और जयसोर और कामरूप के रजवाड़ों का अधिग्रहण कर लिया। इस तरह पूर्वी बंगाल में मुगल सत्ता ने जड़ें जमा ली। भूइयाँ कहा जाता। अकबर की जहांगीर ने भी महसूस किया कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा के बल पर ही उसकी विजय स्थायी बन सकती है। यहाँ बात ये स्टूडेंट्स की देखिए, जो अकबर है वो तो मतलब अकबर या जहांगीर उस समय था। जहांगीर तो लड़ने नहीं जाएगा ना, तो उनका एक मित्र भी था, मतलब वही मान सिंह के बारे में ही बात हो रहा है शायद, तो वो उन्हीं को भेजा होगा। ठीक, और मूसा खान और इस्लाम खान वगैरह को वहाँ पर यानी कि हराने के लिए, ठीक है, और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कराने के लिए। इसलिए उसने पराजित अफगान सरदारों और उनके अनुयायियों के साथ नरमी और हमदर्दी का व्यवहार किया। कुछ समय बाद बंगाल के अनेक बंदी राजाओं और जमींदारों को छोड़ दिया गया और उन्हें बंगाल लौटने की अनुमति दे दी गई। मूसा खान तक को छोड़ दिया गया और उसकी जागीरें उसे लौटा दी गई। इस तरह लंबे समय के बाद बंगाल में शांति और समृद्धि की वापसी हुई। इस प्रक्रिया को चरम तक ले जाते अफगान अब मुगल अमीर वर्ग में शामिल किए जाने लगे। जहांगीरी दौर का प्रमुख अफगान कुलीन खान ने जहां लोधी था, जिसने दक्कन में यशस्वी कार्य किए। ये जो है ये प्रक्रिया मतलब कि चलते रहा, कभी ये उसको हरा दिया तो कभी वो इसको हरा दिया, तो ये बात जो है सो चलते ही रहा। ठीक है, तो इसको आप लोग को लिखना नहीं है वैसा, लेकिन इसके बारे में ज़रूर लिखना है कि कैसे मतलब कि कौन कौन कैंडिडेट थे जो मतलब कि क्या क्या चाहते थे। ठीक है, ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी, और कहाँ का विजय कैसे हुआ ये भी लिखना है, और जो जहांगीर है उनका जो चरित्र था कैसा था उसके बारे में भी बात हो रहा है। जनता 1622 तक जहांगीर मलिक अंबर को झुकने पर विवश कर चुका था। मेवाड़ के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष को मिटा चुका था और बंगाल को शांत कर चुका था। जहांगीर अभी भी अपेक्षाकृत कम आयु 51 वर्ष का था। जहांगीर अभी कितना का था? 51 वर्ष का था, और ऐसा प्रतीत होता कि आगे शांति का एक लंबा दौर आने वाला है। लेकिन 2 घटनाक्रमों के कारण स्थिति बुनियादी तौर पर बदल गई। इनमें से एक थी कंधार पर ईरान की विजय, जिससे मुगलों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। दूसरी जहांगीर के गिरते स्वास्थ्य से संबंधित थी, यानी कि स्वास्थ्य भी इधर गिर रहा है और उधर जो कंधार है उधर ईरान की तरफ से विजय मिल रहा है। ईरान वालों मतलब लड़ रहे हैं, ठीक है, पराजित कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, जिसके कारण शहजादों के बीच उत्तराधिकारी का प्रच्छन्न संघर्ष खुलकर सामने आ गया और अमीर भी सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने लगे। इन घटनाक्रम के कारण ही नूरजहां राजनीतिक रंगमंच पर सामने आई। तो इतना कुछ होने के बाद नूरजहां सामने आए। अब नूरजहां के बारे में देखते हैं। नूरजहां के जीवन। शेर अफगान नामक एक ईरानी से उसका विवाह। बंगाल के मुगल सूबेदार के साथ टकराव में शेर अफगान की मृत्यु। जहांगीर के एक बुजुर्ग संबंधी के यहाँ आगरा में नूरजहां का निवास और 4 साल बाद जहांगीर से उसके विवाह। जो नूरजहां का विवाह होता है जहांगीर से होता है 1611 ईस्वी में, ठीक है। इससे पहले भी इनका इधर है क्या। नूरजहां के जीवन के बारे में। शेर अफगान नामक एक ईरानी से उसका विवाह हुआ था नूरजहां का। फिर बंगाल के मुगल सूबेदार के साथ टकराव में शेर अफगान की मृत्यु हो गई। तो फिर जहांगीर के एक बुजुर्ग संबंधी के यहाँ आगरा में नूरजहां का निवास और 4 साल बाद जहांगीर से उसके विवाह हो गया। कि कहानी इतनी जानी पहचानी कि इसके विस्तार में जानने की आवश्यकता ही नहीं है। गंभीर इतिहासकार यह नहीं मानते हैं कि उसके पहले पति की
पति के लिए जहांगीर जिम्मेदार था। मीना बाजार में उसे जहांगीर की अकस्मात भेंट और उसके साथ विवाह करने में कुछ भी असामान्य नहीं है। नूरजहां का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। यहाँ मतलब नूरजहां के बारे में लिखा है, नूरजहां की क्या कुछ भूमिका रही, कैसी थी, ठीक है, यानी कि किनसे उनका शादी हुआ, विवाह हुआ, ये सारा कुछ। उसके पिता एतमादुद्दौला को जहांगीर ने अपने शासन के पहले वर्ष में ही संयुक्त दीवान बनाया था। खुसरो के विद्रोह में उसके एक बेटे के लिए होने के कारण लगे संक्षिप्त ग्रहण के बाद एतमादुद्दौला को उसका पद दे दिया गया। इस पद पर परखे जाने और जहांगीर से नूरजहां का विवाह होने के बाद उसे ऊपर उठाकर प्रमुख दीवान बना दिया गया। क्या हुआ, इसके जब शादी हो गया नूरजहां का, तो उसके घर वालों को कुछ बड़ा पद पर दे दिया गया। परिवार के दूसरे सदस्यों के संबंध से लाभ पहुंचा और उनके मनसब बढ़ा दी गई। मनसब यानी कि उनका पैसा बढ़ा दिया गया। मनसब मतलब पैसा ही नहीं होता, उसमें उनका और भी कुछ होता है, धन वगैरह, ठीक है, जैसे कि भूमि वगैरह भी हो गया इसके तहत। एतमादुद्दौला योग्य अर्थ और साबित हुआ और 10 वर्ष बाद अपनी मृत्यु के समय तक राज्य के मामलों में उसका अच्छा खासा प्रभाव। नूरजहां का भाई आसफ खान भी लिखा और योग्य व्यक्ति था। उसे खाने सामा बना दिया गया। यह पद उन्हीं अमीरों के लिए को दिया जाता था जिन पर बादशाह को पूरा भरोसा होता था, ठीक है, जो कि नूरजहां के भाई को दिया। उसने अपनी बंदी का विवाह खुरम शाहजहां से किया, जो खुसरो की बगावत और कैद के बाद अपने पिता का प्रिय बन चुका था। तो ये सारा कुछ स्टूडेंट्स तो इनके बारे में है और इसके बारे में ही कहानी अभी मतलब इधर है। नूरजहां जहांगीर को अस्थायी संगिनी थी, मतलब उनके बारे में, जीवन के बारे। अब आगे देखते हैं। स्त्री इतनी महत्वपूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंची थी। नूरजहां के गिरोह या नूरजहां पर जहांगीर निर्भर नहीं था, जिसकी पुष्टि इस तरह से होती है कि उन अमीरों को भी सामान्य प्रोन्नति मिली जो इस गिरोह के चहेते नहीं थे। शाहजहां का उदय नूरजहां की हिमायत के कारण नहीं, उसके निजी गुणों और कारनामों के कारण हुआ था। शाहजहां की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी जिनसे जहांगीर बेखबर नहीं था। जो यानी कि आपको कुल मिलाकर क्या लिखना है कि जो नूरजहां उनका शादी कैसे हुआ, एक मैटर को लिखना है। उसके बाद जो है उसके साथ रहती थी, जहांगीर के साथ उनका सारा काम करती थी, ठीक है, हेल्प वगैरह जहाँ होता था करती थी, इतना लिखना है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये भी लिखना है कि उनका जो पहले शादी क्या हुआ था, ये सारा कुछ मतलब उसके जीवन के बारे में कुछ कुछ लिख देना है, ठीक है। और जहांगीर और शाहजहां के टकराव का बुनियादी कारण यही था। तो क्या था, जहांगीर बेखबर नहीं था। जो भी उन दिनों कोई शासक किसी अमीर या राजकुमार को इतना शक्तिशाली बनने का जोखिम नहीं उठाता। तो उसमें कुल मिला के वही लिखना है आप लोग को, ठीक है। नूरजहां के बारे में मैटर वहाँ लिखना है, ठीक है। अब शाहजहां के बारे में देखते हैं। शाहजहां जो है मध्य एशियाई नीति अपनाता है, उत्तराधिकार का संघर्ष एवं स्वर्ण युग, ठीक है। शाहजहां का युग जो है स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। शाहजहां का बल्ख अभियान, जो शाहजहां है एक अभियान चलाते हैं ये, ठीक है। कंधार पर अधिकार शाहजहां के लिए एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का साधन बुखारा भी था। शाहजहां काबुल पर बार बार उज्बेक हमलों तथा बलूच और अफगान कबीलों के साथ उनके षड्यंत्रों पर अधिक चिंतित था। तब तक बल्ख और नत्तर मोहम्मद के नियंत्रण में आ चुके थे। नजर मोहम्मद और उसका बेटा अब्दुल अजीज महत्वाकांक्षी थे। काबुल और गजनी को पाने के लिए उन्होंने अफगान कबाइलियों की मदद से अनेक आक्रमण किए, पर जल्द ही अब्दुल अजीज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सिर्फ बल्ख ही नहीं, नजर मोहम्मद के पास रह गया। नजर मोहम्मद ने शाहजहां से मदद की गुहार की, ईरान की ओर से सुरक्षित, यानी कि कुल मिलाकर से जो शाहजहां है सो कुछ क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया और कुछ क्षेत्रों को जीता भी, कुछ क्षेत्र नहीं भी जीता। शाहजहां मदद की गुहार करने लगा, ईरान की ओर से सुरक्षित महसूस करके शाहजहां ने तत्परता के साथ इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वह लाहौर से काबुल आया और नजर मोहम्मद, यानी कि लाहौर और काबुल कहाँ है, ये मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तरफ है, ठीक है। उसने शहजादा मुराद की कमान में एक बड़ी सेना भेजी। यह सेना 50,000 घोड़ तथा बंदूकचियों, अग्निबाणों और तोपचियों समेत 10,000 पैदल सिपाहियों पर तथा राजपूतों के एक दस्ते पर आधारित थी। यह फौज 1646 के मध्य में काबुल से चली। शाहजहां ने शाहजादा मुराद को खूब अच्छी तरह से निर्देश दे रखा था। नजर मोहम्मद के साथ वह नरमी से व्यवहार करे और अगर वह विनम्रता का परिचय दे और अधीनता मानने के लिए तैयार हो तो बल्ख उसे लौटा दे। इसके अलावा नजर मोहम्मद अगर समरकंद और बुखारा को फिर से पाने की इच्छा जताए तो शाहजादा उसे हर संभव सहायता दे। मेन बात यहाँ ये ना कि शाहजहां जो है सो अभी भारत नहीं आया, ठीक है, इस मैटर में यहाँ लिखा हुआ है। स्पष्ट है कि शाहजहां बुखारा में एक मित्र शासक को देखना चाहता था। सहायता व समर्थन के लिए
मुग़लों की ओर देखे, लेकिन मुराद के उन्हें सारी योजना चौपट कर दी। उसने नज़र मोहम्मद के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना नगर की ओर कूच कर दिया और अपने लोगों को किला बल्ख में घुसने का आदेश दे दिया। यानी कि अभी बाहर ही है, ठीक है, शाहजहाँ अभी मतलब कि यहाँ बाहर ही लड़ रहा है। जहाँ नज़र मोहम्मद रहता था, शहजादे की इरादों से आश्वस्त न हो पाने के कारण नज़र मोहम्मद वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यानी कि एक कहानी सुन से आप लोग को कैसे मतलब क्या कुछ हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है सो। अब देखते हैं यहाँ से लगभग बल्ख में मुग़लों की विजय ने उज़्बेकों के साथ वार्ता का रास्ता तैयार कर दिया। अब्दुल अजीज़ के उज़्बेक समर्थक तितर बितर हो गए और उसने अब मुग़लों के संधि के इशारे भेजे। नज़र मोहम्मद ईरान में शरण लिए हुए था। यानी कि ये भी असन से मतलब कि शाहजहाँ के बाहर का ही कहानी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ भारत में क्या किया उसने। शाहजहाँ के बल्ख अभियान को लेकर आधुनिक इतिहासकारों के बीच अच्छा खासा विवाद है। यानी बल्ख अभियान कहाँ हुआ था, ठीक है, बाहर में हुआ था। इसके बारे में अगर पूछ दिया जाए ना बल्ख अभियान, तो उसके बारे में सारा कुछ आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं मुग़ल ईरान संबंध, यानी मुग़लों और ईरान के बीच संबंध क्या था अंतिम। तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना है इसको, ठीक है, तो पढ़ते हैं। चरण बल्ख में धक्का लगा तो काबुल क्षेत्र में उज़्बेक फिर दुश्मनी पर आमादा हो गए। खैबर गलनी क्षेत्र में अफगान कबायली फिर असंतोष से भर उठे तथा हौसला पाकर ईरानियों ने कंधार पर हमला करके उसे फिर से जीत लिया। 1649 ईस्वी में शाहजहाँ के स्वाभिमान को भारी चोट पहुंची। जो शाहजहाँ था स्वाभिमानी आदमी था, ठीक। इनको अगर कोई हमला में जीत ले तो इनका स्वाभिमान को धक्का लग जाता था। उसने कंधार को वापस पाने के लिए अपने शहजादों की कमान में एक एक करके 3 बड़े अभियान भेजे। पहला अभियान 50,000 की सेना लेकर बल्ख के नायक औरंगजेब ने चलाया। किले से बाहर मुग़लों ने ईरानियों को हराया था, पर उनके दृढ़ विरोध के कारण उसे जीत नहीं सके, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसा है ना फ्रेंड्स कि ये बाहर वालों से ही लड़ते रहे लगभग। अब देखिए औरंगजेब ने 3 साल बाद एक दूसरी कोशिश की और वह भी नाकाम रही। सबसे बड़ा प्रयास यानी ईरान से है, ठीक है। ईरान से क्या कैसा हो रहा था प्रयास अगले साल मतलब औरंगजेब के बाद अगले साल कौन किया? शाहजहाँ के प्रिय पुत्र दारा सिको, ठीक है, दारा किया। दारा के नेतृत्व में हुआ। दारा ने अनेक बड़बोले दावे किए थे और किले के अंदर लोगों को भूखों मारकर अपनी बड़ी सेना की, मतलब यहीं मुग़लों का अंत होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है सो मुग़लों का मतलब उतना ज़्यादा शक्तिशाली रह नहीं जाता है, ठीक है। तो इधर ही तितर बितर हो जाते हैं सारा लोग, उतना ज़्यादा पावर भी नहीं रह पाता है, ठीक है। तो भूखों मारकर अपनी बड़ी सेना की सहायता से उनका समर्पण के लिए मजबूर करने में असफल रहा। साम्राज्य की सबसे बड़ी तोपों में से तो 2 तोपें खींचकर कंधार लाई गई थी। उनकी सहायता से भी उसने किला पाने का प्रयास किया, पर उसका कोई भी परिणाम न निकला, ठीक है। अब देखिए कंधार में मुग़लों की असफलता मुग़ल तोपखाने की कमजोरी की सूचक नहीं थी। जैसा कि कुछ इतिहासकारों का कथन रहा है कि एक दृढ़ संकल्प कमानदार के होने पर किला कंधार ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और मजबूत। ये जो कंधार एक जगह का नाम है, ठीक है। किलों के मुकाबले में मध्यकालीन तोपों की व्यर्थता का भी दक्कन में भी मुग़लों का यही अनुभव रहा। तो इसमें से लड़ते हैं लगभग, ठीक है। शाहजहाँ से लगभग लड़ता ही रह गया। अब आगे देखते हैं क्या कुछ औरंगजेब की दक्षिण नीति है, लेकिन इसके बारे में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, इस मैटर के बारे में एक और वीडियो आएगा, ठीक है। शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, इसमें मतलब लड़ाई के बारे में लगभग लिखा हुआ है और लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। ऐसा हम देखते हैं कि कुल मिलाकर मुग़ल उत्तर पश्चिम में एक वैज्ञानिक सीमा रेखा बनाए रखने में सफल रहे जो हिंदू कुश पर आधारित थी और दूसरी ओर जिसका बाहरी गढ़ कंधार था। इस तरह भारत की प्रतिरक्षा उनकी बुनियादी विदेश नीति का आधार थी। इस सीमा रेखा की रक्षा को कूटनीतिक उपायों से और पुष्ट किया गया। कंधार के प्रश्न पर अनिकेशन से जो है सो बाहर विदेशी आक्रमण जब हुए शाहजहाँ के समय में किस प्रकार से बचाए रखा भारत को, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके स्वर्ण युग के बारे में भी हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बाहर के विदेशी आक्रमणों को पूरा कोशिश किया जहांगीर रोकने का, ठीक है। और अपने मतलब मुग़ल साम्राज्य को एक सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। ये आप लोग लिखना है, ठीक है। ये जो जितना भी बता रहे हैं उससे ये सेम टू सेम आपको नहीं लिखना और याद करने का कोशिश भी नहीं करना है। ये समझना है, वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। और इसके पॉइंट जो निकलेंगे मन में उसको लिखना है कि ये हम कहानी बता दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, ठीक है। आपको लिखना है उसका एकदम कंसेप्ट जो मेन पॉइंट है। जैसे कि जो शाहजहाँ था वो सुरक्षित रखने का बखूबी पूरा प्रयास किया, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य को, और किया भी। और उसके बाद जो जहांगीर भी किया, फिर
जहांगीर तो किया ही, शाहजहाँ किया, फिर उसके बाद औरंगजेब किया, उसके बाद औरंगजेब के जो था दारा किया, ठीक है। उसके बाद ये साम्राज्य ही लगभग ख़त्म होने पर आ गया, ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो अब कौन करेगा, तो इतना दूर तक प्रश्न। औरंगजेब के बाद लगभग मुगल साम्राज्य का मतलब कि लगभग पतन ही मानते हैं, पतन नहीं कर सकते लेकिन मतलब कि गिर जाता है इससे, मतलब कि लड़ नहीं पाते हैं यहाँ के लोग, अब मतलब जीत ही नहीं पाते, अंग्रेज लोग आके शासन करने लगते हैं, तो फिर क्या ही काम का, ठीक है। औरंगजेब का दक्षिण नीति एवं धार्मिक नीति दोनों के बारे में देखेंगे। औरंगजेब का शासनकाल और उसकी धार्मिक नीति के बारे में पहले देखते हैं। औरंगजेब लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसके लंबे शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। इस समय यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूरब में तक फैला हुआ था। औरंगजेब एक मेहनती शासक साबित हुआ और वह शासन कार्य में न अपने को बख्शता था न अपने मेहनती साधुओं के उसके पत्र। अच्छा, यहाँ औरंगजेब न अपने मातहतों को उसके पत्र दिखाते हैं। राज्य के सारे मामलों पर वह कितना अधिक ध्यान देता था। वह कठोर अनुशासनवादी था जो अपने बेटों तक को नहीं बख्शता था। वह 1686 में गोलकुंडा के शासक के साथ षड्यंत्र करने के आरोप में उसने शाहजादा मुअज्जम को गिरफ्तार कर लिया और उसे 12 लंबे वर्षों तक कैद में रखा। उसके दूसरे बेटों को भी विभिन्न अवसरों पर उसका गुस्सा झेलना पड़ा। औरंगजेब का रोब-दाब इतना था कि जब वह बूढ़ा हो चला था तब भी जब कभी मुअज्जम को, जो उन दिनों काबुल का सूबेदार था, पिता को कोई पत्र मिलता जो कि तब दूर दक्षिण भारत में था, तो फ्रेंड्स बात यहाँ ये है, तो वह कांप जाता था। मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब कि कांपाने वाला आदमी था औरंगजेब कि इसका पत्र अगर दक्षिण भारत में अगर उसका बेटा है वहाँ अगर मिला तो वो भी कांप जाता था, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब कि डरावना टाइप का। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब तड़क भड़क पसंद नहीं करता था। सादगी उसके निजी जीवन की विशेषता थी। उसे एक रूढ़िवादी ईश्वर भीरू मुस्लिम होने की प्रसिद्धि प्राप्त थी। आगे चलकर उसे जिंदा पीर कहा जाने लगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जिंदा पीर किसको कहते हैं, तो औरंगजेब को ही कहते हैं। लेकिन शासक के रूप में औरंगजेब की उपलब्धियों पर इतिहासकारों में गहरे मतभेद हैं। कुछ की राय में उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पलट दिया और इस तरह साम्राज्य के प्रति हिंदुओं की निष्ठा को कमजोर किया। फिर उसके कारण जन विद्रोह हुए जिन्होंने साम्राज्य की जीवन शक्ति को कम किया। उसके शक्की स्वभाव ने उसकी मुसीबतें और बढ़ाई। काफ़ी खान के शब्दों में उसके सभी उद्यम लंबे खींचते गए और अंत में असफल हुए। कुछ अन्य मतलब कि यानी कि कोई भी काम करते थे तो लंबा खींचा जाता था और लास्ट में असफल हो जाता था। कुछ अन्य आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की गलत निंदा की गई है। उनके अनुसार औरंगजेब के पूर्वजों की ढील के ही कारण हिंदू निष्ठाहीन हो गए थे और इस कारण औरंगजेब के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह कठोर हो, दीर्घकाल में साम्राज्य को टिके रहना था, ठीक है। वो चाहता था कि मतलब लंबे समय तक उसका साम्राज्य चल सके, लेकिन क्या ही बोलें, समय जो है सो किसी को नहीं चलने देता है, ठीक है। समय जो है सो बहुत ही आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन औरंगजेब संबंधी हाल की कदम उठाए और मुसलमानों को अपने साथ लाने के प्रयास करें, जिनके बल पर रचनाओं से एक और प्रवृत्ति का पता चलता है। इन रचनाओं में सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास क्रमों के संदर्भ में औरंगजेब की राजनीतिक और धार्मिक नीतियों के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। औरंगजेब के रूढ़िवादी विचारों वाला व्यक्ति होने के बारे में शायद ही कोई शक हो। दार्शनिक बहसों में या सूफीवाद में उसकी कोई रुचि नहीं थी। हालांकि कभी कभी वह सूफी संतों के यहाँ उनकी दुआएं लेने जाता रहा और यानी कि ये जो है सूफी संतों के पास जाता था दुआएं लेने के लिए, ठीक है। अपने बेटों को भी सूफीवाद में उलझने से नहीं रोका। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून के हनफी व्याख्या को अपनाया, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से हो रहा था, लेकिन वह लौकिक आदेश जारी करने से भी नहीं झिझकता था, जिनको जवाबित कहते हैं, ठीक है। उसके आदेशों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया, जिसका शीर्षक जवाबित ये आलमगिरी, ठीक है, आलमगिरी है। सिद्धांत में ये जवाबित शरीयत के पूरक थे, लेकिन व्यवहार में वे कभी कभी भारतीय दशाओं को ध्यान में रखकर शरीयत में संशोधन भी कर देते थे, क्योंकि शरीयत में इन दशाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो फ्रेंड्स इनका जो बुक था वो अकबरी था। अब देखिए आगे, इस तरह रूढ़िवादी मुसलमान होने के अलावा औरंगजेब एक शासक भी था। वह इस राजनीतिक यथार्थ को शायद ही भूल सकता था कि भारत की अधिकांश जनता हिंदू है और अपने धर्म से उनका गहरा लगाव है। जाहिर है ऐसी कई नीति काम नहीं आती जो हिंदुओं तथा शक्तिशाली हिंदू राजाओं और जमींदारों को पूरी तरह विमुख कर देती है। तो यहाँ बात ये था कि औरंगजेब जो था वो जो
था कि हिंदू को उतना ज़्यादा नहीं मतलब वरीयता देता था, मुस्लिम धर्म को ज़्यादा अपनाया हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते समय हमें पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जिसे नैतिक और धार्मिक नियम कहा गया। अपने शासन के आरंभ में ही उसने सिखों पर कलमा दर्ज किए जाने से मना कर दिया था कि कहीं हाथ में जाते हुए कोई सिक्का किसी के पैर के नीचे ना आ जाए या दूसरे तरीकों से अपवित्र ना हो जाए। उसने नवरोज़ त्यौहार मनाया जाना बंद करा दिया, जिसने ईरान के सभी बादशाह मनाते थे, और एक जरथुस्त्री पारसी प्रथा माना जाता था। सभी सूबों में महसीब नियुक्त किए गए इन अधिकारियों को यह देखते रहने का निर्देश था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं। बस जो शरीयत में, यानी शरीयत क्या हो गया, शरिया जो हो गया मुसलमानों का जो है जितना भी कुछ मानना है वो शरिया में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, शरीयत उसी को कहते हैं। इस तरह इनका काम यह देखना था कि सार्वजनिक स्थानों में शराब और भांग जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन न किया जाए। ये लोग वेश्यालयों, जुए के अड्डों आदि पर नियंत्रण रखने तथा वाटों पर मापों की जांच करने के लिए भी जिम्मेदार थे। बात ये था कि मुस्लिम का जो था शरीयत वो बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, लेकिन बाद के लोगों ने थोड़ा इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते गए हैं। ठीक है, बाकी पहले का जो था देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, नशीली चीज़ों से दूर रहना है, फिर वेश्यालयों वगैरह, जुए के अड्डों आदि पर नहीं नियंत्रण रखना है। तो ये सारा कुछ दर्शाता है कि बहुत ही बढ़िया था उस समय। दूसरे शब्दों में उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि शरीयत और जवाबित में शामिल निषेधों को यथासंभव उल्लंघन ना हो, यानी कि किसी भी तरह का कोई शरीयत में जितना भी चीज़ दिया हुआ उसका उल्लंघन नहीं हो। ठीक है, महोत्सवों को नियुक्त करके औरंगजेब ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य नागरिकों और विशेषकर मुसलमानों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है, पर इन अधिकारियों को नागरिकों के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश था, यानी किसी भी तरह के हस्तक्षेप कोई नहीं करे। ठीक है, अब देखिए मंदिर और जजिया एक ठोक कर टैक्स लगाता था। अब देखिए, अब हम औरंगजेब के कुछ दूसरे कदमों पर ध्यान देंगे जिनको भेदभाव से भरा कहा जा सकता है और जो दूसरे धर्म मानने वालों के प्रति धर्मांधता की भावना दिखाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों के प्रति औरंगजेब का रूप तथा जजिया की वसूली थे। ये क्या करते थे, मंदिरों को जो जाते थे उनसे मतलब जजिया कर लेते थे। ठीक है, औरंगजेब और दक्षिणी राज्य, अगर नहीं देना है जजिया कर तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए, इनका ये कहना था। दक्षिणी राज्यों के साथ औरंगजेब के संबंधों में 3 चरण दिखाए जा सकते हैं। पहला चरण 1668 तक चला, जब मुख्य प्रयास बीजापुर में, यानी 1668 है। ठीक है, तो 1600 लगभग ईस्वी में आ गए थे अंग्रेज लोग, वो भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिए थे। ठीक है, बीजापुर से उन क्षेत्रों को वापस लेने का था जो थे, तो अहमदनगर राज्य के पर 1636 की संधि के अनुसार जिनका समर्पण बीजापुर को कर दिया गया। दूसरा चरण 1684 तक चला, जब दक्कन में मुख्य खतरा मराठों को समझा जाता था तथा शिवाजी और बाद में उनके बेटे संभाजी के खिलाफ मुगलों से हाथ मिलाने के लिए बीजापुर और गोलकुंडा पर दबाव डालने का प्रयास किया गया। मुगल दक्षिणी राज्यों के इलाकों को हड़पते भी रहते थे। जो मुगल थे दक्षिणी राज्य, दक्षिणी यानी दक्षिणी भारत में, ठीक है, हड़पने का प्रयास हमेशा करते रहते थे और साथ ही उन्हें पूरी तरह से अपने वर्चस्व को नियंत्रण में लाने का भी प्रयास भी करते रहते थे। अंतिम चरण अब आरंभ हुआ जब औरंगजेब मराठों के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा का सहयोग पाने के प्रति निराश हो गए और उसने तय किया कि मराठों को नष्ट करने के लिए पहले बीजापुर और गोलकुंडा को जितना आवश्यक है। क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत में भी हम लोग को शासन करना है तो और जो मराठा साम्राज्य को उसको अंत करना पड़ेगा, उससे पहले गोलकुंडा और बीजापुर को जीतना पड़ेगा। ठीक है, 1636 की संधि के अनुसार शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को मराठों से समर्थन वापस लेने के लिए रिश्वत के तौर पर अहमदनगर राज्य का 1/3 क्षेत्र बीजापुर को दे दिया था और वादा किया कि मुगल बीजापुर और गोलकुंडा को कभी नहीं जीतेंगे। पर इस संधि को स्वयं शाहजहां ने त्याग दिया था। 1657-58 में बीजापुर और गोलकुंडा को नष्ट करने की धमकी भी दे दी। ठीक है, गोलकुंडा को भारी हर्जाना देना पड़ा और बीजापुर 1636 में जो निजाम शाही इलाके दिए गए थे उन्हें छेड़ने पर राजी होना पड़ा। इसका औचित्य यह था कि इन दिनों राज्यों ने कर्नाटक में लंबे चौड़े इलाके जीते थे और चूंकि वे मुगलों के अधीन थे इसलिए उनको मुगलों को हर्जाना देना चाहिए था। यह भी कि मुगलों ने कृपा पूर्वक जो तटस्थता दिखाई थी उसी के कारण उन्होंने विजय प्राप्त की थी। वास्तव में दक्कन में क्या हुआ, मुगल सेनाओं के रखरखाव की लागत बहुत अधिक थी और मुगलों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों की आय उसे पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।
ठीक है। बात ये था कि जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ से उतना आय भी नहीं होता था, इनकम होता ही नहीं था, तो कैसे रहा जा सकता था। एक लंबे समय तक मालवा और गुजरात के खजानों से अनुदान देकर यह लागत पूरी की जाती रही। दक्कन में सीमित रूप से आगे बढ़ने की नीति फिर से शुरू की गई, लेकिन इससे उत्पन्न दूरगामी परिणामों को न तो शाहजहाँ ने ठीक से समझा और न औरंगजेब ने। इसके कारण मुगलों के साथ की गई संधियों और वादों पर से हमेशा हमेशा के लिए भरोसा उठ गया और मराठों के खिलाफ दिलों का मेल असंभव हो गया। यद्यपि औरंगजेब ने चौथाई सदी तक पूरे धैर्य के साथ ऐसी नीति का अनुसरण किया, मगर उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। ठीक है। अब देख रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन। विघटन या फिर पतन मतलब हुआ क्या, धीरे धीरे खत्म हो गया। अब खत्म होना तो निश्चित है 1664 ईस्वी आ गया है, तो यानी कि 1600 ईस्वी में ही अंग्रेजों का शासन कह नहीं सकते। ठीक है। वो 1757 के बाद ही 1757 के बाद ही लगभग 1764-65 ईस्वी के बाद ही उनका पूरा शासन शुरू हुआ अंग्रेज़ों का। ठीक है। और बक्सर के युद्ध के बाद। और इसमें जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन जो है सो आप देखते हैं कब होता है। देखिए, मुग़ल साम्राज्य का ह्रास औरंगजेब की जिम्मेदारी। ठीक है। औरंगजेब के जिम्मेदारी के कारण ही मुग़ल साम्राज्य का ह्रास हो गया। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का तेज़ी से ह्रास हो गया। मुग़ल दरबार अमीरों के गुटों की लड़ाई का अड्डा बन गया। सारे लोग लड़ने लगे। ठीक है। ऐसा मतलब कि यहाँ हो गया, लड़ने का केंद्र बन गया एक तरह से। ठीक है। अब बात आगे क्या है देखते हैं। मुग़ल दरबार अमीरों के गुटों की लड़ाई का अड्डा बन गया और महत्वाकांक्षी सूबेदार जल्द ही स्वतंत्र ढंग से व्यवहार करने लगे। मराठों के फौजी हमले दक्कन से साम्राज्य के हृदय स्थल अर्थात गंगा के मैदान तक फैल गए। 1739 में यानी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है ना, 1764-65 में बक्सर का युद्ध होता है। और देखिए मतलब वहाँ शासन शुरू हो जाता है अंग्रेजों को। यहाँ 39 में क्या हो रहा है, मुग़ल बादशाह को गिरफ्तार करके जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा तो साम्राज्य की कमजोरी दुनिया के सामने जाहिर हो गई। यानी कि एक दूसरे ने लूटना शुरू कर दिया तो मतलब कि कमजोरी जाहिर पता चल गया। जब एक बार पता चल जाता ना फ्रेंड्स कि अब कमज़ोर हो गया शासक, तो फिर बहुत सारे लोग लड़ने आ जाते हैं। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य का पतन किस सीमा तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद के घटनाक्रमों का परिणाम था और किस सीमा तक उसकी अपनाई हुई गलत नीतियों के कारण था। इतिहासकारों के बीच इस मुद्दे पर काफ़ी विवाद है। यह समझते हुए कि साम्राज्य के पतन की सारी जिम्मेदारी औरंगजेब के सिर नहीं मढ़ी जा सकती, सारा नहीं कह सकते ना कि औरंगजेब ही सारा चीज़ किया है। सो हाल की प्रवृत्ति यह है कि देश की समकालीन आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और बौद्धिक परिस्थितियों के संदर्भ में तथा उसके शासनकाल के पहले और उसके शासनकाल के विकासमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के संदर्भ में रखकर ही उसके शासन पर विचार किया जाए। तो आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत की आर्थिक और सामाजिक शक्तियों की क्रियाओं को पूरी तरह समझा जाना अभी बाकी है। पहले एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि 17वीं सदी में भारत में व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हो रहा था। उस समय जो क्या था हो रहा था, व्यापार का प्रसार हो रहा था। ठीक है। लोग व्यापार करने आ रहे थे, अंग्रेज भी आए थे इसी समय। ठीक है। और व्यवसाय भी हो रहा था और हस्तशिल्प उत्पादन बढ़ती मांग के साथ बढ़ रहा था। यह तभी संभव हो सका था जब कपास, नील आदि कच्चे मालों का उत्पादन भी साथ ही साथ बढ़ता। आधिकारिक मुगल आंकड़ों के अनुसार जब्ती के क्षेत्र में अर्थात जहां जमीनों को मापने की व्यवस्था अपनाई गई थी, प्रसार हुआ। उसका कुछ साक्ष्य है कि कृषि का कुल क्षेत्र बढ़ा। बात हुआ ऐसा कि जो है सो कुछ कृषि के लिए क्षेत्र बढ़ने लगा। यह केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं बल्कि अंततः आर्थिक शक्तियों की क्रिया के कारण और अंततः यानी व्यापार जब होने लगा तो कुछ पैसा में भी वृद्धि हुआ उसी के कारण। ठीक है। मुगलों की प्रशासनिक नीतियों के कारण भी यह हुआ। अमीर से यहाँ तक कि धार्मिक दान पाने वालों से भी कृषि के प्रसार और सुधार में निजी दिलचस्पी देने की आशा की जाती थी तथा सावधानी से ऐसी वृद्धि के दस्तावेज रखे जाते थे। हर गांव में मौजूद हलों, बैलों और कुओं की संख्या की उनकी संख्या में वृद्धि की और कृषकों की संख्या के भी जो विस्तृत हिसाब रखे जाते थे, इतिहासकार उस पर चकित थे। ठीक है। तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब देखते हैं एक थोड़ा और देखते हैं क्या है मतलब कैसे होता है मतलब पतन उसके बारे में। इसके बावजूद यह मानने का आधार है कि व्यापार और विनिर्माण में तथा हर उत्पादन में भी जड़ता थी, अर्थात उनका उस तेज़ी से असर नहीं हो रहा जो स्थिति की मांग थी। इसके अनेक कारण थे। मिट्टी की उर्वरता कम होने से उत्पादन में आ रही गिरावट को रोकने के लिए कृषि की नई विधियाँ उपलब्ध नहीं थी। मालगुजारी बहुत अधिक थी। अगर हम जमींदारों और अन्य स्थानीय तत्वों को देव भाग भी जोड़ लें तो मालगुजारी अकबर के समय से ही और अन्य स्थानीय तत्वों
पैदावार की कमोबेश आधी थी, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा उपजाऊ होता नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में राज्य की मांग अलग अलग थी। राजस्थान और जैसे कम उपजाऊ क्षेत्रों में यह काम कम थी और कश्मीर के जाफरान केसर पैदा करने वाले उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक थी। फिर भी यह आमतौर पर इतनी अधिक नहीं थी कि किसान ज़मीनें छोड़कर भाग खड़े हों। वास्तव में पूर्वी राजस्थान की कड़ों से पता चलता है कि 17वीं सदी के उत्तरार्ध में और 18वीं सदी के आरंभिक भाग में नए गांव लगातार बस रहे थे। इससे पहले के आंकड़े हमारे पास नहीं है, ठीक है। लगता है इस सीमित प्रसार के बुनियादी कारण सामाजिक और अंततः प्रशासनिक थे। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो है सो गांव लगातार बस रहे थे, यानी जब जनसंख्या में थोड़ा बहुत वृद्धि भी हो रहा था तो गांव तो बसेंगे ही, ठीक है। उसके अनुसार खेती भी करने के लिए आदमी खाएगा क्या, अगर खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या, ठीक है। इसके लिए खेती भी कर रहे थे, लेकिन उसमें से माल गुजारी वगैरह हो गया और भी बहुत सारा कुछ, उतना ज़्यादा फसल भी नहीं हो पाता था ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। अनुमान लगाया गया कि इस काल में देश की आबादी लगभग 12.5 करोड़ थी। इस तरह कृषि के योग्य फालतू ज़मीन बहुत उपलब्ध थी। फिर भी अनेक गांवों में भूमिहीन मजदूरों की बात सुनने की को मिलती है। इनमें ज़्यादातर लोगों को अछूत या दलित की श्रेणी में रखा जा सकता है। किसान प्रायः सामान्य श्रेणी के शूद्र और जमींदार प्रायः ऊंची जातियों के होते थे और अछूत नए गांव बसाकर जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त करें, इसे संभव बनाने की इच्छा या प्रेरणा उनमें शायद ही रही हो। वास्तव में उनका निहित स्वार्थ उन अछूतों को गांव में एक सुरक्षित श्रमिक दल के रूप में बनाए रखने का था, ताकि वे ऊंची जातियों के लिए विभिन्न नीच काम करते रहे, जैसे मुर्दा जानवरों की खाल उतारना, यानी कि ये शूद्रों का काम होता था, ठीक है, चमड़ी की रस्सी बनाना आदि। ग्रामीण भूमिहीनों और गरीबों अर्थात बहुत छोटी जोतों वाले जाति वाले के पास अपने बूते पर नए गांव बसाने या अन्य जुती जमीनों की कृषि योग्य बनाने के लिए न तो आवश्यक पूंजी थी और न संगठन भी था। नई जमीनें बसाने के लिए राज्य कभी कभी पहल अवश्य करता था, पर इन उद्यमों के लिए उसे स्थानीय जमींदार और गाँव के मुखिया मुकदमों पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये लोग विशेष जाति समूह के होते थे और उनके अपने निहित स्वार्थ थे, ठीक है। आप देख रहे हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना, इसके बारे में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मराठा साम्राज्य की स्थापना कैसे होता है, ठीक है, मराठों का उदय कैसे हुआ, पहले ये देखते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि अहमदनगर और बीजापुर की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाओं में मराठों की स्थिति महत्वपूर्ण थी और जब मुगल दक्कन की ओर बढ़े तो शासन के मामले में उनकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई। दक्षिणी सुल्तान और मुगल दोनों उनका समर्थन पाना चाहते थे, पर मलिक अंबर ने बड़ी संख्या में उनका उपयोग अपनी सेना में सहायकों के रूप में किया। बात यहाँ ये है फ्रेंड्स कि जो मुगल थे दक्कन की ओर बढ़े तो शासन के मामलों में उनकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई, ठीक है, वो बढ़े तो उनका शासन में भी वृद्धि हो गया, ठीक है। दक्षिणी सुल्तान और मुगल दोनों उनका समर्थन पाना चाहते थे। जो दक्षिणी सुल्तान थे और मुगल थे, उनका मराठों का जो है दक्षिणी सुल्तान यानी कि दक्षिण में और भी सुल्तान थे और मुगल उनका समर्थन पाना चाहते थे मराठों का, ठीक है। और मलिक अंबर ने बड़ी संख्या में उनका उपयोग अपनी सेना सहायकों के रूप में किया। तो जो मलिक अंबर थे वो मराठों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया। यूँ तो मोरे, घटके, निम्बलकर आदि अनेक प्रभावशाली मराठा परिवार कुछ क्षेत्रों में आसानी सत्ता के स्वामी थे। बहुत सारे जो थे प्रभावशाली मराठा परिवार थे, सेना थे, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय सत्ता के स्वामी थे, यानी कि किसी गांव का एक स्वामी हो गए इस तरह से। पर मराठों का कोई सुस्थापित राज्य नहीं था, कोई स्पेशल राज्य नहीं था कि यहाँ पर मराठों का ही होगा, ठीक है। जैसे कि राजपूतों का था। एक बड़े राज्य की स्थापना का श्रेय शाहजी भोंसले और उनके बेटे शिवाजी को जाता है। इनका एक बड़ा राज्य था, ठीक है, शिवाजी का। जैसा कि हमने देखा शाहजी कुछ समय तक अहमदनगर में राजाओं को बनाते मिटाते रहे और मुगलों की अवज्ञा करते रहे, लेकिन 1636 की संधि के अनुसार शाहजी को अपने वर्चस्व वाले क्षेत्र छोड़ने पड़े। वे बीजापुर की सेवा में चले गए और कर्नाटक पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने लगे। अस्थिरता का फायदा उठाकर शाहजी बंगलोर में एक अर्ध स्वतंत्र रजवाड़ा बनाने का प्रयास करने लगे। जिस प्रकार गोलकुंडा के एक अग्रणी अमीर मीर जुमला कोरोमंडल तट पर ऐसा ही एक राज्य बनाने का प्रयास करें। कोरोमंडल तट आप लोग को पता होगा, ठीक है, जैसे भारत का नक्शा है कोरोमंडल तट, आप देखते हैं आगे। तो ऐसा ही एक राज्य बनाने का प्रयास कर रहा था। पश्चिमी घाट के अबिसिनियाई सरदारों मतलब सरदारों जैसे अनेक दूसरे सरदारों ने ऐसे ही प्रयास किए थे। इसी पृष्ठभूमि में शिवाजी ने पूना के आसपास एक बड़ा रजवाड़ा बनाने का प्रयास किया। तो शिवाजी जो थे से बहुत ही बढ़िया, मतलब उनका राज्य चल रहा था, तो वो पूना के आसपास में एक बड़ा रजवाड़ा बनाने का प्रयास किए, ठीक है। अब देखिए शिवाजी के बारे में स्पेशल जानकारी आप लोग का बहुत ही सीरियल्स वगैरह भी देता है टीवी में, तो आप लोग देखते भी होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। शिवाजी का आरंभिक जीवन वृत्त, इनका जीवन वृत्त देखते हैं शुरू का, जो शुरू में कैसा था, ठीक है।
ये सारा हिस्ट्री का ही पार्ट है स्टूडेंट्स, जो आप लोग सीरियल्स वगैरह में देखते हैं। शाहजी ने अपनी पूना की जागीर अपनी उपेक्षित वरिष्ठ पत्नी जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे शिवाजी के लिए छोड़ दिए थे। जो शाहजी थे यानी उनके पिताजी, पूना की जागीर किनके लिए छोड़ दिए थे? वरिष्ठ पत्नी जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे शिवाजी के लिए छोड़ दिए थे। कुल 18 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए 1645 से 47 में पूना के पास अनेक पहाड़ी किलों को जीता, जैसे राजगढ़ हो गया, कोंडाना और तोरना। 18 साल में ही स्टूडेंट्स ये जो है सो कितने सारे राज्यों को जीत भी गए। रायगढ़ हो गया, कोंडाना हो गया, तोरना हो गया। 1647 में अपने संरक्षक दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी अपनी मर्जी के मालिक हो गए और पिता की जागीर पूरा नियंत्रण उनके हाथों में आ गया। तो ऐसा कुछ दिनों के बाद उनका जो पूरा नियंत्रण है उनके हाथों में आ गया। शिवाजी ने वास्तविक विजय अभियान 1656 में शुरू किया, जब उन्होंने मराठा आधार चंद्रराव मौर्य से जावली को जीता। जावली का रजवाड़ा और मौर्य परिवार द्वारा क्या संपत्ति महत्वपूर्ण थी और शिवाजी ने उन्हें धोखे से प्राप्त किया था। जावली की विजय में उन्हें मावले के पहाड़ी क्षेत्रों का निर्विवाद स्वामी बना दिया, यानी कि उनके आसपास के जितने भी थे वो सारा वो जीतते चले गए। ठीक है। 1657 में बीजापुर पर मुगलों के आक्रमण ने शिवाजी को बीजापुर के प्रतिशोध में बचा लिया। शिवाजी ने पहले औरंगजेब से वार्ता आरंभ की और फिर पाला बदलकर मुगल क्षेत्र में दूर तक घुसपैठ की और भारी गृह युद्ध की। देवरी के लिए औरंगजेब ने जब बीजापुर के नए शासक माने कि जो शिवाजी थे वो मुगलों से भी लड़े। ठीक है। शासक से समझौता कर लिया तो उसने शिवाजी को भी माफ़ कर दिया, पर उसे शिवाजी पर भरोसा नहीं था और उसने बीजापुर के शासक को सलाह दी कि शिवाजी ने जो बीजापुरी इलाके थे उनसे उनको निकाले या उन्हें अपनी सेवा में रखना ही चाहे तो मुगल सीमा से दूर कर्नाटक में तैनात करे। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन बन गए। फिर औरंगजेब जब दूर उत्तर में था, जब औरंगजेब मुगल शासक उत्तर में था, तब शिवाजी ने बीजापुर की कीमत पर अपनी विजय यात्रा फिर से शुरू की। पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच की कोंकण पट्टी में घुस आए और उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। बीजापुर ने अब कहीं कार्रवाई का निश्चय किया। उसने अग्रणी बीजापुरी अमीर अफजल खान को 1 लाख तो नहीं कह सकते, 10,000 की सेना देकर शिवाजी के खिलाफ भेजा। निर्देश था कि वह जैसे ही भी हो उन्हें पकड़े, यानी कि शिवाजी के खिलाफ भेजा गया कि शिवाजी को किसी भी तरह से पकड़ना है। ठीक है। औरंगजेब बोले। उलडल कपट उन दिनों आम था तथा अफजल खान और शिवाजी दोनों ने अनेक अवसरों पर इसका सहारा लिया। शिवाजी की सेना खुली लड़ाई की आदी नहीं थी। जो शिवाजी की सेना था खुला लड़ाई नहीं लड़ता था। ठीक है। और इसके शक्तिशाली सरदार के खिलाफ खुलकर लड़ने से बचती रही। अफजल खान ने शिवाजी को निजी मुलाकात का निमंत्रण दिया। जो अफजल खान था वो बोला शिवाजी को कि आइए निजी में, प्राइवेट में मिलने। ठीक है। कि बीजापुर दरबार से उन्हें क्षमा दिला देगा। यह एक छलावा है। यह विश्वास लेकर शिवाजी तैयार होकर गए और 1659 में उन्होंने चालाकी भरे मगर दुस्साहसी ढंग से कटार से खान का वध कर दिया। उसकी नेतृत्व विहीन सेना को शिवाजी ने तहस नहस कर दिया तथा तोपखाने समेत उसके तमाम साज सामान पर कब्जा कर लिया। विजय में सुनते हुए मराठा सैनिकों ने पन्हाला के शक्तिशाली किले को आसानी से जीत लिया और व्यापक विजय का सिलसिला जारी रखते हुए दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर में घुस आए। ठीक है। तो शिवाजी से गए तो थे लेकिन उनका जो था उनका वहीं पर मार दिए उसको। ठीक है। और कब्जा कर लिए। शिवाजी के कारनामों ने उन्हें एक चर्चित कथानायक बना दिया, उनका नाम घर घर में गूंजने लगा और उन्हें जादुई शक्ति का श्रेय दिया जाने लगा। उनकी सेना में भर्ती होने के लिए मराठा क्षेत्रों से लोग उमड़ने लगे। यहाँ तक कि जो सिपाही पहले बीजापुर की सेवा में थे वे भी उनकी सेना में भर्ती हो गए। इस बीच औरंगजेब मुगल सीमा के इतने पास एक मराठा शक्ति के उदय को चिंतित होकर देख रहा था। औरंगजेब ने दक्कन में नए मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को, जिसे औरंगजेब की विवाह जन्य संबंध था, ठीक है, शिवाजी के इलाकों पर आक्रमण का निर्देश दिया। उसको बोला गया कि जाइए शिवाजी को इलाके पर आक्रमण कीजिए। तो ये सारा ठीक है। और एक पैराग्राफ बचा तो इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। आरंभ में लड़ाई शिवाजी के प्रतिकूल रही। शुरू में जो शिवाजी के प्रतिकूल रहा, लेकिन शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया और उसे अपना मुख्यालय बना लिया। फिर उसने शिवाजी से कोंकण छीनने के लिए दस्ते भेजे।
शिवाजी के परेशान करने वाले हमलों और मराठा रक्षकों की बहादुरी के बावजूद मुगलों ने उत्तरी कोंकण पर नियंत्रण कर लिया। हताश होकर शिवाजी ने दिलेरी का खेल खेला। वे पूना में शाइस्ता खान के खेमे में जा घुसे तथा रात को हरम में खान पर हमला किया। 1663 ईस्वी में उसके बेटे और एक सरदार को मार डाला तथा खान को घायल कर दिया। इस दुस्साहसी आक्रमण से खान का सम्मान जाता रहा और शिवाजी की प्रतिष्ठा एक बार फिर ऊपर चढ़ गई। क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान का तबादला बंगाल कर दिया और तबादले के समय उससे मिलने तक से इनकार कर दिया, जैसा कि रिवाज था। इस बीच शिवाजी ने एक और दिलेराना चाल चली। उन्होंने सूरत पर हमला किया, जो मुगलों का प्रमुख बंदरगाह था। उसे जी भर लूटा और माल से लदे हुए घर लौटे। ठीक है, जो शिवाजी थे से बहुत ही साहसी थे, बहादुर थे। ठीक है, और औरंगजेब के जितने भी आते गए सेना उनको मारते गए और जीतते गए। ठीक है, और ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और सेमेस्टर 3 में भी कंप्लीट करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और अगर प्राइवेट ग्रुप्स में नहीं ज्वाइन किए तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वैसा बुक आपको कहीं मार्केट में मिलने वाला है नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, और मिलेगा क्या, आएगा ही नहीं तो कैसे मिल पाएगा। तो ऑनलाइन अवेलेबल है स्टूडेंट। CSR का गेस्ट पेपर हो गया, CSR का नोट्स हो गया मेजर पेपर के लिए, फिर स्पेशल क्लासेस भी होते हैं उसमें स्टूडेंट्स, यानी कि जूम मीटिंग में जो आपको नहीं समझ आया एकदम फेस टू फेस समझाया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट वगैरह तो होते ही रहते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो कॉमन कोर्स का गेस्ट पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ दिए हैं जो कि आप इधर नहीं दिए हैं। ठीक है, यूट्यूब में नहीं डालें, वो वहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, वो सिर्फ ग्रुप्स वालों के लिए। ठीक है, तो वहाँ जाकर जरूर से ज्वाइन कीजिए। मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जरूर से जाकर बोलिए कि हमको ये चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, और नहीं कुछ समझ में आया होगा तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम जितना हो सके और कुछ वीडियोज होंगे तो लाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।